नमस्कार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 असाइनमेंट नंबर 4 माह नवंबर 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। आइए देखते हैं माह नवंबर के असाइनमेंट के उत्तर। पहला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। पहला है खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र है NaHCO3। वह है कपड़ा धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सूत्र है Na2CO3 10H2O। स है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सूत्र होता है ब्रैकेट CaSO4 ब्रैकेट 2H2O। द है विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र है CaOCl2। दूसरा प्रश्न होता है मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो इसका उत्तर है साबुन के मिसेल का निर्माण साबुन को जल में विलय करने पर साबुन धातु आयन M+ और RCO- आयन में विभक्त हो जाता है। RCO- आयन के दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला R जो कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ होती है तथा तेल या मैल के अणु से जुड़ जाती है, और दूसरा होता है CO- भाग जो सिर बनाता है तथा जल में विलय होता है। जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन तेल या मैल के चारों ओर गोली आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा या पूंछ अंदर की ओर तथा CO- वाला सिरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकला होता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल की संरचना तैयार करते हैं। मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाते हैं और मैल साफ हो जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मिसेल के कण किस प्रकार से बनते हैं और ये इस प्रकार से मैल हट जाता है। नेक्स्ट है धमनी और सीरा में कोई चार अंतर लिखिए। हम लोग ऐसे कॉलम खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे धमनी और एक तरफ लिखेंगे सीरा। फिर यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट है धमनी। धमनी में लिखेंगे धमनी रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, और सीरा में लिखेंगे सीरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लेकर हृदय तक लाती है। दूसरा लिखेंगे धमनी में धमनी की दीवार मोटी होती है, और सीरा में लिखेंगे सीरा की दीवार पतली होती है। तीसरा है और धमनी में लिखेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और सीरा में ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। चौथा है धमनी में लिखेंगे इनमें रक्त दाब उच्च होता है और सीरा में इनमें रक्त दाब कम पाया जाता है। धमनी में वॉल्व पाए जाते हैं, सीरा में वॉल्व नहीं पाए जाते। ऐसे और अंतर है, कोई भी आप लोग यहाँ पे चार अंतर लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक चौथा का है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह है मानव का उत्सर्जन तंत्र, इसमें दो किडनी होती है और ये सीरा और धमनी का चित्र बना देंगे। इसके बाद है ये किडनी से निकलने वाली मूत्रवाहिनी, दो मूत्रवाहिनी हो जाएगा। इसके बाद एक बड़ा ब्लैडर या मूत्राशय होता है, फिर नीचे में यहाँ पे मूत्र मार्ग होता है और मूत्र रंध्र होता है। ये है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। चौथा का ब है पेसमेकर यंत्र का किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर मुख्य रूप से एक मेडिकल उपकरण होता है जिसका संचालन बैटरी के माध्यम से किया जाता है। इसे डॉक्टर दिल की धड़कनों को नियमित करने के लिए लगाते हैं। पांचवा प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है सजीवों को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रविष्ट होने वाली समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर किरण का केवल 1 से 5% भाग ही पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु अवशोषित किया जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कर देते हैं। ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधों के विभिन्न भागों में संचित हो जाते हैं। इनमें से 90% भाग पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में खर्च कर दिए जाते हैं। उपापचयी क्रियाओं के पश्चात ये ऊर्जा यांत्रिक और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती हैं। शेष 10% भाग पौधों में संचित हो जाते हैं। पौधों में संचित ये ऊर्जा प्रथम पोषक स्तर, जिसे हम लोग शाकाहारी प्राणी या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है।
इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता भी प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर देते हैं अपनी उपापचयी क्रियाओं में, शोषण में। शेष 10% भाग अगली पोषक स्तर यानी कि मांसाहारी प्राणियों या द्वितीय उपभोक्ताओं को स्थानांतरित हो जाता है। परितंत्र में यही क्रम चलते रहता है, मतलब हरे पेड़ पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता तक। अंत में अपघटक मृत जीवों के शरीर में बची शेष ऊर्जा के कुछ भाग का स्वयं उपयोग करते हैं। इस प्रकार परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता रहता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।